हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 1 की ठोस अवस्था। तो स्टार्ट करते हैं अपन ठोस अवस्था को। तो पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ ठोस अवस्था का, कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक, सामान्य टॉपिक रहेगा अपना, वो है घन। क्यूब के बारे में आपको सामान्य जानकारी लेनी है। अगर आपने घन को अच्छी तरीके से समझा, आपने 10th तक पढ़ रखा है घन के बारे में, और थोड़ा सा वापस हम लोग घन के बारे में देखेंगे, और अगर आपने बेसिक्स सामान्य जानकारी अगर घन की रखी तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी इस ठोस अवस्था चैप्टर को समझने में। तो अपन स्टार्ट करते हैं घन से। तो आप सभी को पता है कि घन या क्यूब को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। ये एक ऐसी संरचना है जिसमें तीनों अक्षों की तीनों भुजाएं, ये अपने पास तीन अक्ष है, x, y एंड z। तीन अक्ष मैंने लिए x, y और z, ये तीन अक्ष अपने पास। इन तीनों अक्षों की जो तीनों भुजाएं हैं, मैं मान लेता हूं a, b और c, ये तीन भुजाएं हैं। तो घन अगर है तो घन में हम कहेंगे कि ये जो तीनों अक्षों की तीनों भुजाएं हैं a, b और c, ये तीनों क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? तीनों बराबर होगी। इसी प्रकार तीनों अक्षों के बीच में जो अंतरा अक्षीय कोण होंगे, क्या होंगे? अंतरा अक्षीय कोण, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये तीनों अंतरा अक्षीय कोण है, अल्फा, बीटा और गामा। ये तीनों कितने होंगे? 90 डिग्री। तो ऐसी संरचना जिसमें तीनों अक्षों की तीनों भुजाएं, तीनों अक्षों की तीनों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक अंतराक्षीय कोण 90 डिग्री होता है। ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं? घन, क्यूब कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा घन के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं कि अगर मैं बात करता घन के अंदर कुछ और टर्म्स या शब्द है जो हमको समझने हैं। ये टर्म्स या शब्द क्या हैं? तो सबसे पहला शब्द अपने पास है कोना, कॉर्नर। कोना या कॉर्नर क्या है? वो बिंदु जहां पर तीनों अक्ष आकर मिलते हो उससे हम कहेंगे कोना। उससे हम क्या कहेंगे? कोना। तो ये अपने पास है घन का एक कोना, ठीक है। अगर मैं कहता एक घन में कितने कोने होते हैं, एक घन में कितने कोने हैं, तो आप गिन सकते हैं। ये मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, दूसरे कलर से मैं कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये आप देखिए, मैंने रेड कलर से किया है। ये सारे क्या हैं? कोने, कॉर्नर्स। तो आप काउंट कर सकते हैं ये अपने पास कितने कोने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर एक घन में आपसे कोनों की संख्या पूछी जाए तो आप कहेंगे कि एक घन में कोनों की संख्या कितनी होती है? कोनों की संख्या ये हमारे पास होगी 8। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं किनारा। हम बात करते हैं किसकी? किनारा, एज। किनारे की बात करते हैं। तो किनारा क्या है? दो कोनों को मिलाने वाली रेखा। इस क्यूब में आप कोई भी दो कोने ले लें और उन दो कोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, उस रेखा को हम बोलेंगे किनारा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ किनारे हमको काउंट करने हैं, तो आप ध्यान से देखिए, ये मैं दो कोनों को मिलाने वाली रेखा को ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं। तो ये आपको दिख रहा है किनारा। आप काउंट कर सकते हैं किनारा। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये 8वां। ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां।
तो टोटल अपने पास कितने किनारे हो गए? 12। कितने किनारे हो गए? 12। तो किनारों की संख्या मैं लिख सकता हूं, किनारों की संख्या कितनी आ गई अपने पास? 12। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला जो अपने पास टर्म है, अगला पद जो है वो है फलक, जिसको बोलते हैं फेस, जिसको बोलते हैं फेस, फलक। तो फलक क्या है? दो अक्षों के मध्य का स्थान 2D के अंदर, दो अक्षों के मध्य का, तो कोई से भी दो अक्ष ले ले, एक्स वाई, वाई जेड या एक्स जेड, उनके बीच का स्थान अगर बात करेंगे हम तो क्या कहलाएगा अपने पास? फलक। तो जैसे मैं एक फलक को शेड कर रहा हूं, ये आपके सामने दो अक्ष मैंने ले लिया और उनके बीच के स्थान को मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, शेड कर रहा हूं। ये मैंने रेड कलर से इसको शेडेड कर दिया, क्लियर है? तो आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर कितने फलक होंगे। तो मैं फलक को मानता हूं कमरे की दीवारों के तुल्य। अगर आप एक कमरे में दीवारें गिनना चाहें जिसमें हम छत को और फर्श को भी काउंट करेंगे, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ। तो एक कमरे में अगर मैं कहता हूं एक छत अपने पास है, एक फर्श अपने पास है और टोटल 4 दीवारें साइड में अपने पास है, तो ये फलक के जैसा ही बिहेव करती है, इसको फलक ही मानते हैं अपन। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक फलक हो गया, ये एक पीछे वाला फलक आपके पास होगा, एक आगे वाला फलक आपके पास होगा, एक ये साइड का फलक आपके पास होगा और एक ऊपर का फलक आपके पास होगा और एक नीचे का फलक आपके पास होगा। तो टोटल अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल कितने फलक होंगे अपने पास? 6। क्लियर है? चारों दीवारें, एक ऊपर छत और एक नीचे फर्श, ये अपने पास कमरे में उपस्थित फलक है। या मैं कह दूं आप यहाँ पर भी संरचना में भी फलक को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक ऊपर है, एक नीचे है, ये लेफ्ट, ये राइट, एक आगे और एक पीछे। तो टोटल मिलाकर हमारे पास फलक की कितनी संख्या आ गई? फलकों की संख्या, तो ये फलकों की संख्या हमारे पास है 6। अगर बात करते हैं किसी भी संरचना में केंद्र की, तो यहां हमारे पास घन केंद्र, क्यूब सेंटर की अगर बात करते हैं तो सेंटर तो एक ही होगा अपने पास। इस संरचना का केंद्र ये रहा अपने पास में, तो ये अपने पास हो गया इस संरचना का केंद्र 1। क्लियर है? तो अगर मैं सामान्य जानकारी की बात करता घन की, तो तीनों अक्षों की तीनों भुजाएं बराबर, तीनों अंतराक्षीय कोण 90 डिग्री, पहली लाइन। दूसरे पॉइंट में अपने पास उसमें कितने कोने हैं घन में, कितने किनारे हैं, कितने फलक और केंद्र, तो एक ही होना है। तो अपने पास कोने कितने हो गए? 8, किनारे कितने हो गए? 12 और फलक अपने पास हो गए 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन कोनों, किनारों, फलक और घन केंद्र के ऊपर यदि कोई अभिविकर्ण उपस्थित हो तो उसका इस घन में कितना हिस्सा आएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे पास इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स, अंकित प्रश्न आएंगे, तो अपन एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर जो अभिविकर्ण हमारे को लेना है, अभिविकर्ण जो हमको लेना है वो हमको लेना है क्या मानकर? एक ठोस गोला। अभिविकर्ण क्या रहेगा हमारा? ठोस गोला। तो अगर मैं कहता आपसे कि मान लीजिए किसी घन में, एक अवयवी कण जो ठोस गोला में मानकर चल रहा हूं, वो एक अवयवी कण कहां उपस्थित है? उस घन के कोने पर उपस्थित है। कहां उपस्थित है? घन के कोने पर उपस्थित है। तो क्या आप बता सकते हैं इस घन के अंदर इस ठोस गोले का या अवयवी कण का कितना हिस्सा आया होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी अवयवी कण जहां भी जिस स्थान पर उपस्थित है, हम वहां वैसी और संरचनाएं बनाकर टोटल कितनी संरचनाओं में वो एक अवयवी कण या ठोस गोला उपस्थित है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं समझाता हूं यहाँ पर कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे ही अपने पास टोटल एक घन है, पहला घन है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ एक और घन ड्रॉ कर दिया, ये मैंने एक और घन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये एक और घन का मैंने निर्माण किया, तो आप देख सकते हैं अब की बार अपने पास एक और एक, 2 घन हो गए। कितने घन हो गए अपने पास? 2 घन। और ये अभिविकर्ण इन 2 घनों में भी अपना हिस्सा दे रहा है,
इसी प्रकार अगर मैं और ऊपर मान लेता घन, तो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा घन अपने पास हो गया और ये चौथा घन। तो टोटल अपने पास कितने घन हो गए? 4, 1 2 3 और 4। इन चारों के सेंटर में ये अविवीकरण आ चुका है। क्लियर है? लेकिन अभी भी ये अविवीकरण आधा अंदर है और आधा बाहर है। कहाँ है? आधा तो अंदर है और आधा बाहर है। अगर मैं इस पूरे अविवीकरण को इस पूरी संरचना के केंद्र में लाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 घन और यहां रखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 4 घन और यहां रखने पड़ेंगे। तो टोटल अपने पास 1 2 3 और 4 घन तो ये है, और 4 मैंने इसके ऊपर अगर रख दिए तो टोटल घन अपने पास हो गए 8। उन 8 घनों का अगर केंद्र की बात करता हूं तो 8 घनों के केंद्र में कौन उपस्थित है? ये अविवीकरण उपस्थित है। 1 2 3 4 और 4 मैंने इसके ऊपर रख दिए। टोटल कितने घन हो गए? 8 घनों के केंद्र में कौन आ गया? ये अविवीकरण। तो टोटल अविवीकरण है 1, घनों की संख्या है अपने पास 8। तो हम बता सकते हैं कि एक घन में इसकी हिस्सेदारी कितनी होगी। तो मैंने कहा 8 घन में अविवीकरण कितने हैं? 1। तो एक घन में अविवीकरणों की संख्या या उसकी हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 1/8। बोलो, बात समझ में आ गई? ये अपने पास पहला पॉइंट हो गया कि अगर अविवीकरण किसी कोने पर उपस्थित हो तो कोने पर अविवीकरण की हिस्सेदारी कितनी आएगी? 1/8। क्यों आएगी? बात समझ में आ गया? क्योंकि एक अविवीकरण 8 घनों के केंद्र में उपस्थित होता है, तो एक घन में उसकी हिस्सेदारी 1/8 ही होगी। क्योंकि 1/8 1/8 1/8 1/8 इस तरीके से अगर 8 घन में एक अविवीकरण देते हैं हम 1/8 हिस्सा, तो टोटल मिलाने पर वापस से हमारे पास एक अविवीकरण बनेगा। क्लियर है? इसी प्रकार से क्या आप अब किनारे पर एक अविवीकरण की हिस्सेदारी निकाल सकते हैं? बहुत आसान तरीका है, थोड़ी सी मैथ्स है, आपको समझना पड़ेगा। तो मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। जैसे मैंने कहा, ये मैंने ले लिया किनारा, ये मैंने किनारे के ऊपर अविवीकरण बना दिया। ठीक है? किनारे के सेंटर में, किनारे का केंद्र। ठीक है? तो मैंने कहा किनारे के ऊपर अगर एक अविवीकरण है तो आप देख सकते हैं इस अविवीकरण को लेफ्ट हैंड साइड में एक घन अपने पास है, राइट हैंड साइड में एक और घन अपने पास है, लेकिन अभी भी ये अविवीकरण आधा अंदर और आधा बाहर है। तो अगर मैं कहूं कि आपको इस अविवीकरण को पूरा छुपाना है और संरचना के केंद्र में लेके आना है, तो कितने और घन आवश्यक होंगे? 2 घन और आवश्यक होंगे। कितने घन आवश्यक होंगे? 2 और। 1 2 तो थे, और 2 से अगर मैंने इसको ढक दिया तो आप देखिए टोटल मिलाकर अपने पास हुए 4 घन, और चारों घनों के केंद्र में क्या ये अविवीकरण आ रहा है? आंसर है हाँ, ये अविवीकरण कहाँ है? 4 घनों के केंद्र में। तो 4 घनों में अगर एक अविवीकरण है तो एक घन में इसकी हिस्सेदारी कितनी होगी? 1/4। 4 घनों के केंद्र में एक अविवीकरण, तो एक घन में उसकी हिस्सेदारी कितनी हो गई? 1/4। तो अगर मैं लिखना चाहता हूं कि किनारे के केंद्र पर अवयवीकरण की हिस्सेदारी तो कितनी जाएगी? 1/4। बोलो, आपको सबको समझ में आ गया? कोना 8 घनों के केंद्र में आया था, तो एक घन में हो गया 1/8 हिस्सेदारी। किनारे पे अगर अविवीकरण है तो 4 घनों के केंद्र में आ रहा है, तो एक घन में इसके हिस्सेदारी होगी 1/4। अब मैं बात करता हूं फलक के केंद्र पर। कहां बात करता हूं? फलक के केंद्र पर। अगर मैंने अविवीकरण को फलक के केंद्र पर बनाया, ये मैंने फलक के केंद्र पर अविवीकरण बनाया, ठीक है? अगर ये अविवीकरण फलक के केंद्र पर है तो आप ध्यान से देखिए कि अविवीकरण अपने पास ठोस गोला ले रहे हैं। अपन अविवीकरण को क्या ले रहे हैं? ठोस गोला। तो ठोस गोला अगर फलक के केंद्र पर रखा जाएगा तो उसका आधा हिस्सा तो इस घन में जाएगा, और बाकी के आधे हिस्से को अपने को कवर करने के लिए एक और घन की आवश्यकता होगी। बोलो, क्लियर है? इसका मतलब ये अविवीकरण टोटल मिलाकर कितने घनों में अपना स्थान दे रहा है? हिस्सेदारी दे रहा है 2 घन में अपनी हिस्सेदारी दे रहा है, आधी ऊपर और आधी नीचे। तो 2 घन में एक अविवीकरण है, तो एक घन में इस अविवीकरण की कितनी हिस्सेदारी आई होगी?
1/2, दो घनों में एक अभिविकर्ण, तो एक घन में कितना 1/2। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि फलक केंद्र पर अभिविकर्ण की हिस्सेदारी कितनी हो गई 1/2। ठीक है, कोने पर 1/8, किनारे पर 1/4 और फलक पर कितनी आ गई 1/2। कारण समझ में आ गया। अब अगर बात करते हैं कि अभिविकर्ण कहाँ होता है, घन के केंद्र में। कहाँ होता है, घन के केंद्र में। तो ये पूरा घन के केंद्र में पहले आ गया। इसको ढकने के लिए और किसी घन की आवश्यकता नहीं है, यानी इस अभिविकर्ण का पूरा हिस्सा इस क्यूब के अंदर, इस घन के अंदर आ चुका है। बोलो, बात समझ आ रही है। ये पूरा अभिविकर्ण पूरा का पूरा इस एक ही घन में उपस्थित है। तो घन केंद्र पर अगर हिस्सेदारी की बात करते हैं तो घन केंद्र पर हिस्सेदारी क्या लिखते हैं, घन केंद्र पर अभिविकर्ण की हिस्सेदारी कितनी होती, पूरी 1। बोलो, बात समझ में आ गई, क्लियर है। कोने पर 1/8, किनारे पर 1/4, फलक केंद्र पर 1/2 और घन केंद्र पर 1। ठीक है, ये अपने पास हो गई सामान्य जानकारी किसकी, घन की। अब अपन बात करते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न हम करते हैं कि ये किस प्रकार से जानकारी हमारे इस ठोस अवस्था चैप्टर में काम में आएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत ही साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन अपने पास है, यदि एक अभिविकर्ण ए किसी घन के कोनों पर उपस्थित हो तथा अन्य अभिविकर्ण बी घन के किनारों पर उपस्थित हो, तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो यौगिक है उसमें अपने पास दो अभिविकर्ण हैं, ए और बी। ठीक है, अपने पास दो अभिविकर्ण कौन कौन से हैं, ए और बी। अभिविकर्ण ए और अभिविकर्ण बी, अभिविकर्ण बी। ठीक है, जिसमें से अभिविकर्ण ए कहां पर उपस्थित है, कोनों पर। कहां उपस्थित है, कोनों पर। और बी कहां है, किनारों पर। ए तो कहां हो गया, कोने पर, और बी कहां हो गया, किनारों पर। ठीक है, तो अगर मैं कहता कोने अपने पास कितने होते हैं, टोटल कोने अपने पास है 8, अपने पास किनारे कितने होते हैं 12, परंतु एक कोने पर, ध्यान से सुनना, एक कोने पर अभिविकर्ण की हिस्सेदारी कितनी होती है 1/8 एक कोने पर। तो टोटल अपने पास 8 कोनों पर 8 ए आ रहे हैं, तो टोटल ए कितने हुए, कोने कितने 8। 8 कोनों पर कौन आ गया, ए। 8 कोनों पर कौन आ गया, ए। जैसे मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कोनों पर कौन आ गया, ए। परंतु मुझे पता है 8 कोनों पर ए आया, लेकिन घन के अंदर कितना आएगा 1/8। तो 8 कोनों पर ए है, परंतु उसकी घन में हिस्सेदारी 1/8 ही है। तो टोटल घन के अंदर कितने ए अपने पास आए, टोटल 1 ए आया। अभिविकर्ण ए कितना आया, 1, क्योंकि 8 कोनों पर है, परंतु घन में उसकी हिस्सेदारी 1/8 है। तो प्रत्येक काम ने कितना ले लिया, 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा, सबका 1/8 हिस्सा ले लिया। तो टोटल आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 1/8 कितना आ जाएगा, 1। ठीक इसी प्रकार से अपने पास किनारे कितने 12, परंतु अगर अभिविकर्ण कहाँ है, किनारे पर, और किनारे पर यदि अभिविकर्ण है तो उसकी हिस्सेदारी, उस अभिविकर्ण की घन में हिस्सेदारी कितनी आती है, किनारे पर हिस्सेदारी कितनी आती है 1/4। किनारे पर हिस्सेदारी कितनी है 1/4।
4। तो अगर मैं कहता 12 किनारों पर 12 अविमीकरण बी है परंतु उनकी हिस्सेदारी 1/4 है, तो टोटल बी घन के अंदर कितने आएंगे? घन के ऊपर उपस्थित नहीं बात कर रहे, घन के अंदर उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो ये अपने पास आ गया 3। टोटल बी अवयवी कण जो घन में हिस्सेदारी देंगे वो कितने हो गए? 3। ए कितना हो गया? 1। बी कितना हो गया? 3। तो अगर मैं मूलानुपाती सूत्र की बात करता तो मूलानुपाती सूत्र होता है सरलतम अनुपात, अवयवी कणों का सरलतम अनुपात। तो मेरे पास आया 1 तो ए और 3 बी, इसका मतलब सूत्र हो गया AB3। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस पर आधारित क्वेश्चन और भी अपन करते हैं, मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया अपने, AB3 सूत्र हो गया है मूलानुपाती सूत्र। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं। मैंने कहा अवयवी कण ए कहां पर उपस्थित है? किनारों पर। और जो बी है वो बी उपस्थित है फलक केंद्र पर, ठीक है। तो अब मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है यौगिक का। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे? फिर से बात करिए। किनारे कितने होते हैं? 12। किनारे कितने होते हैं? 12। और किनारे पर हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/4। इसी तरीके से मैं बात करता हूं बी कहां पर है? फलक केंद्र पर। फलक केंद्र कितने होते हैं अपने पास? 6। और फलक पर अगर हिस्सेदारी की बात करते हैं, फलक केंद्र पर हिस्सेदारी 1/2। बोलो बात समझ में आ रही है? ये तो अवयवी कण यहाँ उपस्थित होंगे लेकिन उनकी हिस्सेदारी ये नहीं। इसी प्रकार से 6 अवयवी कण उपस्थित होंगे और उनकी हिस्सेदारी। तो अगर मैं बात करता टोटल ए कितने हो गए अपने पास? A3 घन के अंदर। इसी प्रकार से बी कितने हो गए? B3। लेकिन सिंपलेस्ट रेशियो, सरलतम अनुपात की अगर बात करते हैं तो 3 से 3 गया, तो ये अनुपात आ गया 1:1। तो यानी सूत्र अपने पास क्या हो गया? AB। क्लियर है ये क्वेश्चन भी? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं अपन। मैंने कहा 3 अवयवी कण A, B और C अपने पास है। A अवयवी कण किनारों पर है, B अवयवी कण अपने पास फलक केंद्र पर और C अपने पास है घन केंद्र पर, ठीक है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। तो फिर से किनारे कितने होते हैं? 12। किनारे पर हिस्सेदारी 1/4। फलक कितने होते हैं? 6। फलक पे हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/2। घन केंद्र कितने होते हैं? 1। और उस पे हिस्सेदारी कितनी होती है? 1। तो ये अपने पास आ गया A3, B3 और C1। ये सरलतम अनुपात है, इसलिए यौगिक का सूत्र हो गया A3B3 C1। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। एक और क्वेश्चन देखना। मैंने कहा A अपने पास है किनारों पर और B अपने पास है फलक केंद्र पर, ठीक है। A किनारों पर और B फलक के केंद्र पर। परंतु किसी कारणवश यहाँ एक अपने को परिस्थिति दे दी, कंडीशन दे दी कि किसी कारणवश किसी एक किनारे से A अवयवी कण हट जाता है। किसी एक किनारे से A अवयवी कण हट जाता है। किसी एक किनारे से एक अवयवी कण हट जाता है। तो अब मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। A कहां पर है? किनारों पर है। B कहां पर है? फलक के केंद्र पर। किसी कारण से कोई किसी एक किनारे से हट गया, तो अब मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? उस त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल का, त्रुटिपूर्ण यौगिक का। तो मैंने कहा किनारे अपने पास कितने होते हैं? मतलब किनारे कितने अपने पास? किनारे हैं टोटल 12। परंतु किसी एक किनारे से A हट गया, तो
अब किनारों पर जो अवयवी कणों की संख्या कितनी आएगी? 11। ये अपन किनारों पर 12 क्यों लेते हैं? क्योंकि 12 अवयवी कण 12 किनारों पर उपस्थित होते हैं, इसलिए अपन डायरेक्ट लिखते हैं कि 12 किनारे इनटू उनकी हिस्सेदारी। परंतु इस बार अपने पास 12 किनारे तो है, परंतु उन 12 किनारों पर अवयवी कण नहीं है, केवल कितनों पर है? 11 किनारों पर अवयवी कण उपस्थित है। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 11 अवयवी कणों की करूंगा और उनकी हिस्सेदारी अवयवी कितनी रहेगी? 1/4। अवयवी कण कहां पर है? केवल 11 किनारों पर और उनकी हिस्सेदारी। फलक केंद्र कितने होते हैं अपने पास? फलक केंद्र है 6 और उनकी हिस्सेदारी 1/2। तो यहां पर अपने पास हो गया 11/4 और ये हो गया अपने पास 3। तो अगर सरलता अनुपात निकालते तो ये वज गुणा हो जाता है 11/12। तो अपने पास सूत्र क्या बनता है? गुणानुपाती सूत्र। ए तो हो गए अपने पास 11 और बी कितने हो गए? 12। ठीक है, इस प्रकार से भी कुछ मॉडिफाइड क्वेश्चंस, परिवर्तित क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। अगर मैं क्वेश्चन कहता ए कहां पर है? कोनों पर, और बी कहां है? फलक केंद्र पर। ठीक है, कोनों पर और फलक केंद्र पर ए और बी को मैंने लिख दिया। अब किसी कारणवश किसी एक कोने से एक ए अवयवी कण हट जाता है या गुम जाता है, गुम गया हो, ऐसी भी लैंग्वेज आ सकती है, तो यौगिक या क्रिस्टल का त्रुटिपूर्ण का अपने को मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। तो अपने पास कोने कितने होते हैं? 8। लेकिन किसी एक कोने से ए हट चुका है, तो कितने कोनों पर ए उपस्थित है? मात्र 7 कोनों पर ए उपस्थित है और उनकी हिस्सेदारी कितनी आएगी? 1/8। ये समझ में आ गया? टोटल कोने तो 8 है, परंतु 8 कोने काम के नहीं है। इस बार 7 ही कोनों पर अपने पास अवयवी कण उपस्थित है, तो 7 और उनकी हिस्सेदारी 1/8। बी कहां पर है? फलक पर। फलक कितने होते हैं? 6 और उनकी हिस्सेदारी 1/2। तो ये अपने पास आ गया 7/8/3। सरलतम अनुपात निकालते तो ये वज गुणा होता है 7/8 तो ये अपने पास सूत्र बनता A7B24। तो अपने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए आज घन के ऊपर आधारित। तो आपको अभी तक का ये जो पहला दिन अपने पास है, पहला टॉपिक जो ठोस अवस्था का है, कक्षा 12 का है, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी मैथ्स आपको समझ में आएगी तो इसके आगे के जो चैप्टर में और भी मैथ्स आएगी, बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था में, घन क्यों इंपॉर्टेंट है, घन में कोने कितने हैं, किनारे कितने हैं, फलक कितने हैं, घन केंद्र कितने हैं, उनमें अवयवी कणों की हिस्सेदारी कितनी है, 1/8, 1/4, 1/2 और 1, और उस पर जो आधारित क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सामान्य सी मैथ्स है और फिर भी बच्चों को इस पर डिफिकल्टी आती है। तो कोशिश करें आप लोग कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा और भी आप प्रैक्टिस अपने मन से क्वेश्चंस बना सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज अपना पहला टॉपिक हम खत्म करते हैं। यहीं पर ठोस अवस्था का पहला टॉपिक था घन की सामान्य जानकारी। इससे आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।